हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे केंद्र सरकार ने यूजीसी का नया चेयरमैन किसको नियुक्त कर दिया है, डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार का सफल परीक्षण करके ड्रोन को मार गिराया और ऐसा करने वाला वो अमेरिका, चीन, इजराइल और रूस के बाद चौथा देश बन गया है दुनिया का। आईआईएम अहमदाबाद, उसका पहला विदेशी कैंपस किस शहर में स्थापित किया जाएगा, फैसला हुआ है। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कनलाओन वो फट गया, 3D मैप के जरिए इसको जानेंगे। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ये केंद्र सरकार ने जारी किया है, तो इसमें अग्रणी राज्य कौन कौन है और पूरी रिपोर्ट जानेंगे इसके बारे में। फीफा महिला वर्ल्ड कप वो 2031 और 2035 का किन देशों में होने वाला है, और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं, और पसंद आए तो वो एक लाइक बटन दबा देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन होगा पहला, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने किस लेजर हथियार के जरिए ड्रोन को मार गिराने का सफल परीक्षण किया है अप्रैल 2025 में? आंसर क्या होगा? आंसर होगा DEWMK-2A। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं कि डीआरडीओ ने शानदार ये काम कर दिया है और दुनिया में ऐसा 5वां देश बन गया है। तो कब हुआ? 13 अप्रैल को ये लेज़र के जरिए ये तैयारी की गई और एक ड्रोन को मार गिराया गया है। कैसे मार गिराया गया वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि DEWMK-2A उसका मतलब क्या हुआ। इसका फुल फॉर्म होगा लेज़र बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन। ओके, DEW यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ये लेज़र बेस्ड है, तो ये पूरा सिस्टम है। ओके, तो अब परीक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं। उससे पहले ये कि आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ये वीडियो मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये लेज़र का इस्तेमाल किया गया। जिसे ये देखिए, यहाँ से लेज़र बीम जो है ना वो छोड़ी गई और आसमान में 2 थे ड्रोन, आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए ये ड्रोन उड़ रहा है, मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा, और यहीं पर इसको निशाना बनाया गया और फिर ड्रोन को मार गिराया गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखेंगे आप कि एक तो यहाँ पर निशान भी दिख रहा है और इस तरह की देखिए अब आग लगने लगी है वहाँ पर, और ड्रोन अब कुछ सेकंड में ही ये नीचे गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा ध्वस्त हो गया और ये नीचे गिरा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो नष्ट हो चुका है नीचे गिरकर। तो एक शानदार चीज़ है ये ड्रोन, या किसी भी चीज़ को जो भी अगर बाहर से हमला कर रहा है, चाहे वो फाइटर प्लेन ही क्यों ना हो। और ये भी बात कही जा रही है कि इसके ज़रिए हम अंतरिक्ष युद्ध भी पूरा कर सकते हैं। अंतरिक्ष युद्ध किस तरीके से? जैसे कि कोई सैटेलाइट है जो हम पर जासूसी कर रहा है और ऐसी युद्ध की नौबत है, हमें मार गिराना है, तो हम यहाँ से मार गिरा सकते हैं। फिलहाल जो इसकी रेंज है वो कम है, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से तैयार कर दिया जाए जिससे कि हम दूर तक भी, यानी 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर तक के मार गिरा सके। ठीक है, इसके कुछ खास जो तथ्य हैं महत्वपूर्ण, उसको भी जान लेते हैं क्या है। तो लेज़र हथियार का नाम क्या है? लेज़र हथियार का नाम है लेज़र बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन, शॉर्ट में DEW कहेंगे। ये MK-2 है, A सिस्टम है। लेज़र की क्षमता कितनी है? तो 30 किलोवाट है। ओके, कब परीक्षण किया गया? ये किया गया है 13 अप्रैल को। कहाँ पर ये परीक्षण हुआ? तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बना हुआ एक नेशनल ओपन एयर रेंज है, यानी NOAR। क्या है? नेशनल ओपन एयर रेंज, वहाँ पर ये किया गया है। और इस लेजर हथियार की रेंज कितनी है, कितने दूर तक ये मार कर सकता है? तो 3 से 5 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, ऊंचाई तक और नीचे भी, दूर तक भी। तो किसने डेवलप किया है इसको? मैंने पहले बताया डीआरडीओ ने किया है, लेकिन डीआरडीओ के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, सबकी मिली जुली है। जैसे डीआरडीओ का जो हाई एनर्जी सिस्टम सेंटर यानी चेस, उसने किया है डिज़ाइन और डेवलपमेंट किया है। इसमें LRDP, LRDE, IRDE, DLRL और प्रमुख जो शैक्षणिक संस्थान है, इंडस्ट्री है, उस सब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक बहुत ही शानदार काम हुआ है। और डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है समीर V कामत, और उन्होंने कहा कि ये केवल शुरुआत है।
डीआरडीओ नई तकनीक पर काम कर रहा है जो हमें स्टार वॉर्स की क्षमता प्रदान करेगा। स्टार वॉर्स मतलब अंतरिक्ष में जो युद्ध है वहाँ तक की क्षमता हमें प्रदान करेगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये लेज़र बीम छोड़ा जाता है जो बहुत ही पावरफुल होता है, और ये तो 30 किलोवाट पावर का था और उसने मार गिराया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब ये सवाल होगा कि ये भारतीय सेना के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है ये सिस्टम। देखिए, इसमें खासियत ये है कि इसमें कोई गोला बारूद नहीं है, रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ लेजर लाइट से अटैक किया गया है। ये ड्रोन हमलों की भीड़ को एक साथ नष्ट कर सकता है। साइलेंट ऑपरेशन हो सकता है, यानी बिना आवाज़ किए, बिना धुआं टारगेट के हम दुश्मन के तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो युद्ध के मैदान में फास्ट रिस्पांस की ज़रूरत होती है, लो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो ये काम हो सकता है। और इसका जो खर्च है बहुत ही कम है। ठीक है, बताया जाता है कि बहुत ही कम खर्च में इसको काम किया जा सकता है। मोबाइल सिस्टम है, यानी इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पर हम इसको रखें। ठीक है, अगर हम देखें कि इस वक्त किन देशों के पास कौन कौन से हथियार है, तो वो देखिए आप। भारत के पास तो एक तो DEWMK-2 हो गया 30 किलोवाट और रेंज है 3 से 5 किलोमीटर। अमेरिका उसके पास है हेलियोस DM शेरेड, ये 50 to 100 किलोवाट का है और 5 से 10 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकता है। फिर चीन की बात करेंगे, LW-30 साइलेंट हंटर उसका नाम है, और 30 से 100 किलोमीटर की रेंज, मतलब किलोवाट का है, और रेंज इसकी 4 से 10 किलोमीटर दूर तक मार करने की। इसराइल का है आयरन बीम, क्या है आयरन बीम, और ये 100 किलोवाट का है और 7 किलोमीटर से ज़्यादा तक ये मार कर सकता है। और रूस का है, इसका नाम है पैरेसवेट, और इसकी जो क्षमता है, पावर है, उसको गोपनीय रखा गया है, और ये आधे किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूरी तक ये मार कर सकता है। तो ये सब है, और ये तो फिलहाल हम लोगों ने 3 से 5 किलोमीटर तक का परीक्षण किया है, लेकिन हमारे पास इतनी पावर है। अभी कुछ साल पहले की बात है, करीब 5-6 साल पहले की बात है, जब भारत ने लो ऑर्बिट में स्थित एक सैटेलाइट को, अपने ही सैटेलाइट को लेज़र के जरिए मार गिराया था। ठीक है, तो वहाँ तक की हमारे पास क्षमता है। ओके, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले वक्त में युद्ध का जो शक्ल बदलने वाली है उसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रश्न यहाँ पर होगा कि केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का प्रभारी अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया है। प्रभारी अध्यक्ष की बात हो रही है, आंसर होगा विनीत जोशी। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द इंडियन एक्सप्रेस में। ये कौन है? ये शिक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी के तौर पर हैं, उच्च शिक्षा के सचिव हैं, और तो अभी अप्रैल में ही इनको प्रभारी चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। किनकी जगह ली है इन्होंने? तो इन्होंने M जगदीश की जगह ली है। M जगदीश जो है वो इससे पहले UGC के चेयरमैन थे, जो कि उनका टर्म पूरा हो गया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, रिटायर हो गया। उसके बाद अब इनको विनीत जोशी को लाया गया है। ठीक है, और ये तब तक काम करेंगे जब तक कि केंद्र सरकार पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति का आदेश नहीं जारी कर देती है। विनीत जोशी के बारे में बात करेंगे। वो कौन है? मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं मूलतः वो, और मणिपुर कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, और मणिपुर सरकार में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं, और 16 जनवरी को उनको उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ओके, इससे पहले वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। CBSE के भी अध्यक्ष रह चुके हैं 2010 से 2014 के बीच में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात रही। UGC के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है UGC, और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं इसकी, ये बिल्डिंग है और इसका लोगो ये है। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, UGC एक्ट 1956 के ज़रिए। और उसका मुख्य उद्देश्य है भारत में जो हायर एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना, उसको डेवलप करना बेहतर ढंग से। ठीक है, उसके कई सारे मुख्य कार्य भी हैं, कुछ तो मैंने पॉइंट्स भी दिए हैं, आगे मैं बताऊंगा। देखिए, UGC के जो मुख्य कार्य हैं उसमें विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देना, ठीक है, रिकॉग्निशन करना, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है, तो ये तय करता है UGC। दूसरा है अनुदान देना यानी फंडिंग देना, तमाम जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रदान करता है ये, इसलिए नाम भी इसका
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना हायर एजुकेशन के क्षेत्र में। इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण, कोर्स की जो गुणवत्ता कैसी है, पढ़ाई कैसी हो रही है, फैकल्टी की योग्यता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसको डेवलप किया जा रहा है कि नहीं, ये सब देखना। इसके अलावा नेट जो एग्जामिनेशन है, यूजीसी नेट, वो भी यानी कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो नेट की क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरी है, तो वो आयोजन भी इसी के द्वारा किया जाता है। यूजीसी के जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। कहाँ पर है इसका केंद्र? तो हैदराबाद है, कोलकाता है, पुणे है, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु है, ठीक है। यूजीसी के अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण निकाय भी हैं। कौन कौन से निकाय हैं एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण निकाय है उसमें एक है नैक, ठीक है, या फिर नाक भी कह सकते हैं उसको, यानी नेशनल असेसमेंट एंड एग्रेडेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये अलग अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी ग्रेडिंग करता है कि वहाँ उसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरा है ICSSR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। और ये NCERT, इसके अलावा और इसके अलावा NCERT, NCTE, इन सब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इसके अलावा पहले तो AICTE ये भी यूजीसी के अंतर्गत हुआ करता था, लेकिन अब स्वतंत्र निकाय कर दिया गया है, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। और आपको बताऊं इसी के साथ कि नई जो शिक्षा नीति है 2020 की, तो उसके तहत सरकार एक नया निकाय भी बनाना चाहती है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI बनाने की दिशा में काम भी कर रही है। किस दिशा में? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, HECI। तो इसमें क्या है कि यूजीसी और AICTE जैसे निकायों को मिलाकर उसको बनाया जाएगा। तो आने वाले वक्त में कुछ सालों में आप देखेंगे कि यूजीसी का जो अस्तित्व है वो विलय भी हो सकता है, ठीक है। किस में? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में। पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि क्वार्टरली मैराथन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जनवरी से मार्च तक का, ज़रूर देखिएगा। 600 से ज़्यादा MCQ हैं, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी शानदार ढंग से हो जाएगी। तो सरकारी जॉब न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये आपको मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ लिंक भी मैंने दे दिया है। इसके अलावा कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए, तो वो भी हम आपको बताएंगे, या फिर आप इस डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, देख सकते हो आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों इस दिन मनाया जाता है? ये फोटोग्राफ कुछ देख कर याद आ रहा है क्या? ये कौन है? ये सोवियत नागरिक हैं यूरी गागरिन, और यूरी गागरिन ने पहली बार मानव के तौर पर अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। कब? 12 अप्रैल 1961 को, 1961 को। और इसी के साथ वो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तब फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे दिवस घोषित कर दिया था इस दिन को, यानी कब? 12 अप्रैल को, ठीक है। और दोस्तों इसका PDF भी, इस पूरे, अभी तो कई क्वेश्चन है तो इसका पूरा PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और हाँ, आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हैं अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो। और उसके लिए आपको शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले पर जाइए, शार्प लर्निंग सर्च कीजिए, या फिर सन्मय प्रकाश, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। और वैसे आप, इसका वेबसाइट भी है sharplearning.in.com नहीं, sharplearning.in, तो उस पर भी जाकर तमाम कोर्सेज देख सकते हैं। जैसे ये करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो तमाम इन एग्जामिनेशंस के लिए है, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लिए है। और इन सब में 2025, 23, इन सब का 24 का भी वो करंट अफेयर्स मिल जाता है पूरा। आपको PDF मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। और इन सब के ज़रिए क्या है ना, आपको जो PDF मिलता है वो वन लाइनर भी मिलता है, MCQ भी मिलता है, MCQ नोट्स भी होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी देते हैं हम लोग। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। इसके अलावा जैसे 71st BPSC के लिए फाउंडेशन बैच 4 चल रहा है, अब एडमिशन बंद होने वाला है, तो ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। और हम लोग खासतौर पर GS फाउंडेशन बैच में
जो है ना वो ज़्यादा भीड़ नहीं रखते हैं, ताकि इंटरेक्शन बेहतरीन ढंग से टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में हो सके और बिल्कुल गहराई से पढ़ाई करवाई जाती है। ओके, अच्छा, यूपी पीसीएस का भी बैच चल रहा है। इसके अलावा यूपीएसआई जो आ ही रहा है, लगभग अनाउंसमेंट हो चुका है, तो उसके प्रिपरेशन के लिए बैच लॉन्च हो चुका है मात्र 250 रुपये में, और पूरी शानदार टीम है जो कि इसका कवर करवा रही है। बिहार सिपाही भर्ती का बैच ऑलरेडी चल रहा है बहुत ही मामूली से प्राइस में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है। रेलवे ग्रुप डी का बैच चल रहा है, ठीक है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, उसकी भी तैयारी चल रही है, और दिल्ली पुलिस की जो बम्पर भर्ती आने वाली है उन सब के बैचेज चल रहे हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर क्या होगा इसका? विराट कोहली, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, 10 अप्रैल 2025 को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने ये इतिहास बनाया। इस मैच में उन्होंने 14 गेंद में 1 चौका और 2 छक्के की मदद से 22 रन बनाए। आईपीएल में इन्होंने 1001 चौके लगा चुके हैं ये, और आपको बताऊँ कि ये संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। तो पहले स्थान पर आईपीएल में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले विराट कोहली हैं। दूसरे स्थान पर शिखर धवन है 920 पे, फिर डेविड वार्नर हैं 899, फिर रोहित शर्मा हैं 885 पे। अगला क्वेश्चन, और हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशंस में। और दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये करंट अफेयर्स आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा यहाँ, भारत और यूएई ने यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने किस शहर में आईआईएम अहमदाबाद यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और आईआईएफटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड उसका पहला विदेशी कैंपस खोलने का निर्णय लिया है? कहाँ पर? विदेश में। आंसर होगा दुबई। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में क्या है कि दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर इन सब से मुलाकात की उन्होंने, ट्रेड और डिफेंस इन सब को लेकर। और उसी में खबर में आप देखेंगे कि आईआईएम अहमदाबाद का और आईआईएफटी का एक विदेशी कैंपस वो दुबई में स्थापित करने का फैसला कर लिया गया। तो दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं ना, उनका नाम है प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, बड़ा लंबा नाम है। तो उन्होंने 8 अप्रैल को दिल्ली की यात्रा की और उसी में कई सारे फैसले किए गए हैं। तो उस फैसले के बारे में बताते हैं, उससे पहले एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं, यूएई को समझ लेते हैं, यूनाइटेड अरब अमीराट्स को। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत। और अब चलेंगे किधर? पश्चिम एशिया की ओर चलेंगे। और पश्चिम एशिया जो ना वो ये वाला पूरा हिस्सा है जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। अंग्रेज यानी अमेरिका और यूरोप के लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं इसको। ये हमारे लिए या फिर मैप के ज़रिए देखेंगे तो ये पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया। तो उसी में यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी है। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि दुबई के शासक भी हैं। और उन्हीं के यानी वहाँ के यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बेटे हैं जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो वो भारत की यात्रा पर आए थे और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूएई में, क्या? यूएई दिरहम। भाषा यहाँ पर अरबी बोली जाती है। और इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ओमान और सऊदी अरब है इसका, ठीक है। ये ओमान हो गया, ये सऊदी अरब हो गया, और ये पर्शियन गल्फ है इधर वाला, ठीक है। और इधर गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। तो ये तो मैप के ज़रिए चीज़ों को समझ गए। हमारी कोशिश भी रहती है कि मैप आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भारत और यूएई के बीच में जो अभी जो निर्णय लिए गए हैं उनमें क्या क्या निर्णय हैं। एक तो दुबई में आईआईएम अहमदाबाद का पहला परिसर स्थापित किया जाएगा और सितंबर 2025 में, अगले कुछ महीने में, पहला एमबीए कार्यक्रम भी वहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी क्या बात है, दुबई में इंडिया पवेलियन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, आईआईएफटी, उसका पहला विदेशी परिसर स्थापित वहाँ पर किया जाएगा दुबई में, ठीक है। अगली बात है भारत मार्ट का निर्माण कार्य शुरू करना और भारत मार्ट परिसर में 3D रेंडरिंग की शुभारंभ ये किया जाएगा। वहाँ पर एक सेंटर है भारत मार्ट,
ठीक है। आगे है बात कि दुबई में यूएई भारत मैत्री अस्पताल के लिए ज़मीन प्रदान किया जाएगा। दुबई ये प्रदान करेगा और वहाँ पर अस्पताल भारत की मदद से स्थापित होगा। और पांचवा है क्या, कोच्चि और वाडी नार में जहाज मरम्मत क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा आखिरी है दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भारत में कार्यालय खोला जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है ना फैसले किए गए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात रही जो आपने जाना। चलें अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन लेंगे, और ये भी इंटरेस्टिंग है। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कन्नलाओन विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख आसमान में 4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई? देखिए, ज्वालामुखी से रिलेटेड प्रश्न लगातार पिछले दिनों यूपीएससी हो, पीसीएस हो, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, दूसरे राज्यों के हो, या एसएससी हो, रेलवे में क्वेश्चन आए हैं पक्के ढंग से। तो इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसका क्या आंसर होगा, ये अब ये आपको जानना है कि माउंट कन्नलाओन, माउंट कन्नलाओन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं कि 4 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी स्काई में ये पूरा फैल गया है। ओके, एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं फिलीपींस को, ठीक है, फिर आपको चीज़ें बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो फिलीपींस चलते हैं एक बार मैप के ज़रिए। और सबसे पहले तो प्यारा भारत आप देख रहे हैं, ठीक है, और फिलीपींस किधर है? तो पूरब की ओर भारत से हम देखेंगे तो यहाँ है, ये है फिलीपींस। ओके, और फिलीपींस में ही यहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम क्या है? निग्रोस द्वीप। ठीक है, निग्रोस द्वीप। तो उसी निग्रोस द्वीप के पर ये ज्वालामुखी है, माउंट कन्नलाओन। ये देखिए आप, हम लोग चले गए 3D मैप के ज़रिए और इसको राउंड करके भी हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो जो मैं मैप दिखा रहा हूँ उस समय विस्फोट नहीं हुआ था, अभी हाल ही में ये विस्फोट हुआ है 8 अप्रैल को, और ये फट गया है। और फटा तो ऐसा फटा कि गजब का फट गया, मतलब कि इसकी राख 4 किलोमीटर ऊंचाई तक ये फैलती चली गई, जो आप देख रहे हैं। ये अभी उसका भी वीडियो दिखा रहा हूँ किस तरीके से फटा है, उस वक्त का ये वीडियो देखिए आप, ये जो फटा और फिर आसमान में राख फैलती चली गई। और उस वक्त एक विमान गुजर रहा था उसी के पास से, और वहाँ से जो एक वीडियो लिया गया उसमें ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि आसमान में दूर तक, ऊंचाई तक ये दिख रहा है। ठीक है, इससे पहले दिसंबर 2024 में भी इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। माउंट कन्नलाओन, क्या है? कन्नलाओन। इस ज्वालामुखी के बारे में अगर जानेंगे, देखिए ये जो ज्वालामुखी है ना, वो करीब 7,988 फीट की ऊंचाई पर, यानी 2,435 मीटर की ऊंचाई पर है, और फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से ये एक माना जाता है। ओके, और यहाँ पर जो सबसे भयानक जो विस्फोट हुआ था ना, वो कब हुआ था? एक बार हुआ था, ये बात है कब की? 1996 की बात है। बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ था, उसमें कई लोगों की, कई पर्वतारोहियों की जान उसमें चली गई थी। ठीक है, बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया था। ओके, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है जो आपने ये देखा, ये पूरा का पूरा वीडियो भी मैं आपको लेकर आया हूँ मैप के ज़रिए, चीज़ों को तो आपने समझाइए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ज्वालामुखी वो किस जगह पर स्थित है? तो यहाँ पर ये स्थित है। ओके, चीज़ों को समझ लिया आपने? ठीक है, ज्वालामुखी का नाम क्या है? ज्वालामुखी का नाम है, क्या नाम है उसका? कन्नलाओन, माउंट कन्नलाओन। ओके, जो कि फिलीपींस में है। फिलीपींस में कहाँ पर है? तो फिलीपींस का एक द्वीप है, निग्रोस द्वीप। क्या है? निग्रोस द्वीप। ओके, अच्छा, इससे पहले मैंने अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने मैंने बताया था आपको कि इंडोनेशिया में माउंट लोबोटोबी लाकी जो जुड़वा ज्वालामुखी है, वो विस्फोट के साथ फट गया था, और यहाँ पर इंडोनेशिया में इस तरफ। ओके, तो ये है। अच्छा, यहाँ पर क्यों इतने ज़्यादा विस्फोट होते रहते हैं ज्वालामुखी में? क्योंकि ये जो इलाका है वो रिंग ऑफ फायर के इलाके में है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्या है? ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और इस इलाके में सबसे ज़्यादा भौगोलिक और भूगर्भीय गतिविधियाँ होती हैं। यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे से टकराती रहती हैं, और इसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट वो सब देखने को हमें मिलता है।
ठीक है। तो ये जो फिलीपींस जो है ना वो इस जगह पर स्थित है, तो यहाँ पर ये होना है, और ये यहाँ पर जो है ना वो इंडोनेशिया वगैरह है। और अभी जो भूकंप आया था यहाँ पर ये वाला म्यांमार में, तो ये भी एक देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, इधर इंडियन प्लेट है, तो इस यहाँ पर ये इसकी वजह से यहाँ भूकंप आया था म्यांमार में। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा अभी ये ज्वालामुखी फटा है, और इस जगह भी पिछले महीने फट गया था। ठीक है, ज्वालामुखी क्या है और ये प्लेट्स क्या है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, देखिए पहले क्या है, जो पूरी पृथ्वी थी ना वो एक समय ऐसे थी कि एक साथ सारी जो भू है वो एक साथ था, और उस फिर ये प्लेटें जो है ना अलग होती चली गई, और जैसे इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से आगे जाकर टकरा गई, और उसकी वजह से ये हिमालय का निर्माण अभी देखेंगे आप वो हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हमने हिमालय का दिखाया, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये जो है ना वो टकराहट हुई, और ये जो प्लेट्स हैं वो अभी भी हिल रही है, खिसक रही है। क्यों? क्योंकि नीचे जो है ना वो क्या है, वो पूरा का पूरा मैग्मा यानी गर्म तरल चट्टान है, और उसी पर प्लेट्स जो है ना तैर रही हैं, और वो प्लेट्स जो है ना आपस में टकराती हैं, और किसी ऐसी जगह जहाँ पर छिद्र हो, वेंट हो, तो वहाँ से राख, चट्टान, पिघली हुई चट्टान, मेटल्स, ये सब बाहर निकलते हैं, और इस तरीके से ये ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, फिलीपींस की हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहाँ का ये अभी विस्फोट हुआ है। उसकी राजधानी क्या है? मनीला है। प्रेसिडेंट कौन है? बोंग बोंग मार्कोस। मुद्रा यहाँ पर चलती है फिलिपीनी पेसो। क्या है? फिलिपीनी पेसो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, पंचायती राज मंत्रालय ने किस वित्त वर्ष के लिए पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी PAI बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है? आंसर होगा 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कब जारी हुई है? PAI रिपोर्ट 2025 अप्रैल में जारी हुई है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें तमाम जो पंचायतें हैं उनमें अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे SDG आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य। इसका मतलब क्या होगा? SDG बार बार सुनते होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या हो? सतत विकास लक्ष्य मतलब कि ऐसा विकास करें हम कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी वो मतलब पर्यावरण संतुलन रहे, और जो वो एसेट है वो बना रहे। मतलब आज हम इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या इतना ज़्यादा हम पॉल्यूशन न फैला दें अपने तरक्की में कि आगे आने वाले वक्त में हमारी जो पृथ्वी है या हमारे जो गांव हैं वही बर्बाद हो जाए। ओके, तो इसलिए तो कहा जाता है कि ज़मीन से आप भूजल ज़्यादा ना निकालें। क्यों? आगे आने वाले वक्त के लिए वो टिका रहे, बचा रहे। तो ऐसे ही SDG बहुत सारे हैं नेशंस के द्वारा घोषित है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो मात्र 9 SDG पर बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो उसी के आधार पर जैसे पहला है आपको पॉवर्टी फ्री यानी गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका। इसके अलावा क्या है? हेल्दी पंचायत यानी स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत यानी चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत होनी चाहिए, जल पर्याप्त पंचायत यानी वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत यानी स्वच्छ और हरित पंचायत हो। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंचायत यानी आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला पंचायत हो, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत हो, और क्या है? पंचायत विद गुड गवर्नेंस यानी सुशासन वाले पंचायत, और महिला अनुकूल पंचायत यानी वुमेन फ्रेंडली पंचायत। तो इन सब श्रेणियों में कौन सी पंचायत या कहें किस राज्य में पंचायतों की स्थिति बेहतर है, उन सब की ये रिपोर्ट है। तो उस रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न यहाँ पर होगा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी PAI के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों और बेहतर परफॉर्मेंस के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, तो इस सरकारी आंकड़ों के अनुसार 699 पंचायतों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है, और जिनमें से सबसे अधिक 346 पंचायतें जो है ना
वो है गुजरात की, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, ठीक है। ये आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, एक काम करते हैं इसको जूम कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पंचायत है वो क्या है, सबसे ज़्यादा गुजरात की जो बेहतर कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद जो स्थान आता है ना वो है फिर तेलंगाना का, वो है 270 पंचायतें जो है वहाँ की स्थिति बेहतर है, ओके। तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में ना पूरे भारत में कितनी ग्राम पंचायत है टोटल, अगर बात हो ग्राम पंचायतों की तो कितनी है, 2,55,699 यानी 2,55,699, ओके। और इनमें से जो रिपोर्ट आई है वो है 2,16,285 की, इतने ग्राम पंचायतों का जो डेटा है, और उसी के आधार पर ये बताया गया है कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले राज्यों में कौन है, तो वो है आपका गुजरात। उसके बाद फिर हम देखेंगे, अगर मतलब सबको लेकर देखेंगे ना तो फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन लेंगे, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2031 और 2035, उसके लिए क्रमशः मेजबान देश कौन है? आंसर होगा यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, ओके, दोनों, ओके। 31 की मेजबानी यूएसए करेगा यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 2035 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम करेगा, और फीफा ने इसकी घोषणा कर दी है, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही और ये न्यूज़ आप देख भी रहे हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हरिदत्त कापड़ी का निधन हो गया, तो उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार मिला था। कब निधन हुआ? तो 9 अप्रैल 2025 को निधन हो गया, और वो 83 ईयर के थे। उनका जन्म हुआ था 1942 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ओके। और कब से कब तक वो इंडियन बास्केटबॉल टीम के कप्तान रह चुके थे? तो 1965 से 1978 के बीच में। 1969 में उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाता है? तो वो है 14 अप्रैल को, और WHO के द्वारा घोषित है। WHO का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो उसी ने 2019 में ये दिवस घोषित किया था। और ये चगास रोग होता है, और ये एक परजीवी है ट्राइटोमाइन नाम का, ट्राइटोमाइन। तो वो शरीर में प्रवेश करने से होता है, और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, समथुआ नाल यानी समानता दिवस कब मनाता है? तो 14 अप्रैल को। डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनकी जयंती 14 अप्रैल को होती है, तो उस दिवस पर ये मनाया जाता है, ओके। संविधान रचयिता, संविधान निर्माता कहिए, और बहुत बड़ी आबादी को ज़मीन से ऊपर उठाने का काम इन्होंने किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे करंट अफेयर्स के शार्प लर्निंग ऐप पर एक ISPSS मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। इसके अलावा GS का स्पेशल बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच 4 है, वो ले सकते हैं। UPSI का बैच चल रहा है, बिहार सिपाही का भी बैच चल रहा है, UP पुलिस कांस्टेबल का बैच शानदार ढंग से चल रहा है, रेलवे ग्रुप D हो गया, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के लिए भी बैचेज चल रहे हैं। तो आपके लिए है, और तैयारी कर सकते हैं, या आपके कोई जानने वाले हों तो ज्वाइन करवा सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर, ठीक है। और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, बाय।